हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल। आई एम गौरव राव, योर मैथमेटिक्स मेंटर। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम कर रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 13 जो कि है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में अभी तक हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में सीख चुके हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हमने सीखा बच्चों की एक इवेंट अगर बी हो चुका है तो ए की प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे, ये हमने सीखा। फिर हमने इंडिपेंडेंट इवेंट और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के बारे में सीखा। इंडिपेंडेंट इवेंट्स में वो इवेंट्स होते हैं जो एक दूसरे के होने से दूसरे की प्रोबेबिलिटी पर कोई फर्क ना पड़ता हो। तीसरा हमने बेस थ्योरम सीखा। मैंने आपको बताया था कि बेस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस थ्योरम पर बेस्ड हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी किए थे। एक तरीके से रिवर्स प्रोबेबिलिटी निकालना हमें बेस थ्योरम सिखाती है। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले बच्चों रैंडम वेरिएबल्स, उनका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बाद मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में, इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। ऑल राइट, तो जब भी मैं रैंडम वेरिएबल्स की बच्चों बात करता हूं तो रैंडम वेरिएबल कोई भी एक रियल वैल्यूड का फंक्शन होता है। रियल वैल्यू का बच्चों, कॉम्प्लेक्स नहीं, यहाँ पर रियल वैल्यूड फंक्शन होता है ये। और इसकी डोमेन होती है पूरा का पूरा सैंपल स्पेस। जो भी वो रैंडम एक्सपेरिमेंट था उसका जो पूरा का पूरा सैंपल स्पेस होता है वो बच्चों इसकी डोमेन होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक कॉइन को 2 बार आपने टॉस किया, ठीक है, तो उसका सैंपल स्पेस हमारा ये आएगा, हेड 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 टेल, टेल हेड और टेल टेल। अब आप कोई भी x डिनोट करो जो डिनोट कर रहा है यहाँ पर नंबर ऑफ हेड ऑब्टेन। तो x कोई भी एक रैंडम वेरिएबल है, तो x हमारे क्या क्या आ सकते हैं, हेड्स हमारे क्या क्या हो सकते हैं। हेड बेटा हमारा 0 हो सकता है, हेड हमारा 1 हो सकते हैं, हेड हमारे 2 हो सकते हैं। ठीक है, तो x ऑफ हेड देखेंगे तो 2 हेड आए, x की वैल्यू 2 आ गई। हेड टेल और टेल हेड के केस में 1 1 आई और टेल टेल के केस में 0 आ गई। तो इस तरीके से हम रैंडम वेरिएबल किसी भी एक्सपेरिमेंट में डिफाइन करते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप भाई डाई के केस में रैंडम वेरिएबल डिफाइन करके बताना मेरे को कि क्या क्या इसमें रैंडम वेरिएबल हो सकते हैं। एक डाई को फेंका है तो आपने, क्लियर है। नेक्स्ट इस पर चलते हैं। तो एक पर्सन है, ठीक है, वो एक गेम खेलता है। क्वेश्चन के थ्रू आपको रैंडम वेरिएबल समझाते हैं बच्चों। उस गेम में वो कॉइन को 3 बार टॉस कर रहा है। 3 बार टॉस करने का सैंपल स्पेस अगर बनाओगे तो क्या हो सकता है, हेड हेड हेड, तीनों बार हेड आ जाए, शुरू के 2 बार हेड फिर टेल आ जाए, एक बार हेड फिर दोनों बार टेल आ जाए, पहले हेड आए फिर टेल आए फिर हेड आ जाए, फिर बेटा तीनों बार टेल आ जाए, टेल टेल हेड हो जाए, टेल हेड हेड हो जाए, या फिर टेल हेड टेल हो जाए। ये बन गया हमारा सैंपल स्पेस। अब ये क्या कह रहा है, हर हेड के लिए ही इज गिवन ₹2 कि अगर हेड आता है बेटा तो रुपीज उसको मिलते हैं, मतलब +2 बोल सकते हैं हम। और अगर टेल आता है तो ये क्या कह रहा है, ही हैज टू गिव 1.5, मतलब -1.50 कि ₹1.5 उसको देना पड़ता है। ठीक है, x आपका डिनोट कर रहा है कि अमाउंट गेन्ड और लॉस्ट बाय द पर्सन। x यहां पर रैंडम वेरिएबल है, x का मतलब है अमाउंट गेन या फिर अमाउंट लॉस्ट। भाई वो जीत भी सकता है, हार भी सकता है पैसे, उसको हम x डिफाइन कर रहे हैं। तो शो दैट x इज अ रैंडम वेरिएबल एंड एग्जिबिट इट एज अ फंक्शन ऑन द सैंपल स्पेस। ठीक है, तो ये रैंडम वेरिएबल है। चलो इसको देखते हैं क्या क्या वैल्यूज आएंगी। बेटा अगर तीनों हेड आए तो उसको क्या होगा, हर हेड के लिए ₹2 मिलेंगे। तो 3 × ₹2 मतलब उसको ₹6 मिल रहे हैं। ठीक है, दूसरा केस देखते हैं कि 2 हेड आए 1 टेल आए। क्या क्या केस हो सकते हैं, 2 हेड 1 टेल का ये केस हो सकता है, ये केस हो सकता है, इक्वल टू x हेड टेल हेड। ठीक है, तीसरी चीज क्या हो सकती है, 2 हेड और कब आ रहे हैं बच्चों, 2 हेड हमारे आ रहे हैं इस केस में, x ऑफ टेल हेड हेड। अब तीनों ही केसेस में बच्चों क्या हो रहा है कि आपके 2 हेड आ रहे हैं 1 टेल आ रहा है, मतलब ₹4 उसको मिले 2 हेड आने के, माइनस 1 टेल है तो ₹1.50 घट गया, तो उसका है ₹2.50 मिले उसको केवल। ठीक है, क्योंकि 1 टेल आ गया था। अब तीसरा केस लेते हैं, हमने ये कवर कर लिया, ये कवर कर लिया। अब केस लेते हैं हम 2 टेल आने का केस लेते हैं। तो x हेड टेल टेल या फिर
एक्स टेल हेड हेड या फिर टेल हेड टेल। इन केसेस में क्या होगा बेटा, दो टेल आ रहे हैं मतलब -3, भाई माइनस उसको देने पड़ रहे हैं, तो -3 प्लस एक हेड आ रहा है तो +2, उसको 2 रुपीज मिल रहे हैं तो उसको लॉस हो रहा है 1 रुपी का, -1 और बेटा तीनों टेल आ जाते हैं तो अब उसको तीनों बार क्या करना पड़ रहा है, 1.5 रुपीज देना पड़ रहा है, तो उसका लॉस हो रहा है माइनस, उसको हो रहा है ₹4.50। तो ये रैंडम वेरिएबल, अब इस रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या आ गई, एक्स की वैल्यूज आपके पास आ गई बेटा -1, 2.5, -4.5 और 6, ये आ गया आपका रैंडम वेरिएबल की वैल्यू। ये फंक्शन देख लो आप, रियल वैल्यू ले रहा है, प्लस और माइनस भाई दोनों ही रियल हैं, रियल वैल्यूज ले रहा है, तो ये आपका रैंडम वेरिएबल हुआ। क्लियर, एकदम सिंपल था। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, अब बैग कंटेन 2 वाइट बॉल्स, अच्छा 2 वाइट हैं तो मैंने लिख लिया वाइट 1 वाइट 2, ये 2 वाइट बॉल हैं, एक रेड बॉल है, इसको मैं डिनोट कर रहा हूं आर से। 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, आपने एक बॉल निकाली, फिर उसका कलर नोट करके उसको वापस से रख दिया, उसका कलर नोट करके उसको वापस रख दिया वापस से, और फिर से एक बार बॉल निकाली, ठीक है। एक्स डिनोट द नंबर ऑफ रेड बॉल, तो एक्स यहां पर डिनोट कर रहा है हमारा नंबर ऑफ रेड बॉल। तो बेटा कितनी रेड बॉल आ सकती हैं, हो सकता है एक भी ना आए, 0 आ सकती है, हो सकता है एक रेड बॉल आए, 1 आ सकती है, हो सकता है 2 रेड बॉल आए, दोनों की दोनों ही रेड आ जाए, क्योंकि हम वापस भी तो रख रहे हैं, ये वैल्यूज ले सकता है हमारा, क्योंकि हम 2 बार ही इस एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं, तो एक्स वैल्यू ले सकता है आपका 0, 1 और 2, ठीक है। कैसे 0, 1 और 2, मैं तुम्हें सैंपल स्पेस से समझा देता हूं। इसका सैंपल स्पेस अगर बनाओ, ठीक है, तो क्या आएगा, पहले आपने वाइट 1 निकाली, इसको वापस से रखा, वापस वाइट 1 ही आ गई, दोनों बार वाइट 1 आई, फिर पहले वाइट 1 फिर वाइट 2, ठीक है, पहले वाइट 1 फिर आपकी रेड, क्लियर, पहले वाइट 2 फिर से वाइट 2, है ना, पहले वाइट 2 फिर से वाइट 1 और वाइट 2 के साथ रेड, या फिर पहले रेड फिर वाइट 1, पहले रेड फिर वाइट 2 और पहले रेड फिर से रेड, ये आपका सैंपल स्पेस बन गया। इस सैंपल स्पेस में अगर आप ऑब्जर्व करो बेटा, तो वाइट इन सारे केसेस में देखो, एक्स वाइट 1 के केस में, या फिर x वाइट 1 वाइट 2 के केस में, या फिर x आपका वाइट 2 के केस में, या फिर x आपका वाइट 2 वाइट 1 के केस में, इन सब में रेड बॉल 0 है तो x की वैल्यू यहां पर 0 ले रहा है। क्लियर। दूसरा देखो, x ये वाला केस लो, वाइट 1 रेड वाला, या फिर वाइट 2 रेड वाला, या फिर x रेड वाइट 1 वाला, या फिर रेड वाइट 2 वाला। इन केसेस में क्या हो रहा है बेटा, आपका रेड बॉल 1 आ रही है और रेड रेड का एक ही केस है, ठीक है, ये रेड रेड का एक ही केस है जहां पर दोनों रेड आ जा रही हैं। तो x की वैल्यू क्या क्या आ गई तुम्हारे पास, 0, 1 और 2। 0 वाइट्स के केस में, 1 एक रेड एक वाइट, कोई सी भी वाइट हो और दोनों रेड, तो x ले रहा आपका 0, 1, 2, तो हमने x को डिस्क्राइब कर लिया, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखते हैं, अब बात आती है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की। किसी भी रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात मैं कर रहा हूं, तो आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी रैंडम वेरिएबल है x, इसको हम क्या बोलेंगे कि जो x1 है बच्चे, उसकी प्रोबेबिलिटी लेट अस से p1 है, x2 की प्रोबेबिलिटी p2 है, xn की प्रोबेबिलिटी pn है, ठीक है। तो यहां पर सारी प्रोबेबिलिटीज ग्रेटर देन 0 है और सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज का सम करोगे आप, p1 प्लस p2 प्लस एंड सो ऑन अप टू pn करोगे तो ये 1 ही आएगा, क्योंकि सारी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 आता है हमारा, ठीक है। तो जो
ये जो प्रोबेबिलिटीज आप हर एक एक्स आई के लिए प्रोबेबिलिटी लिख रहे हो ना, इस टेबल को बनाना ये कहलाता है हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, कि जो x1 है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, x2 की प्रोबेबिलिटी क्या है, x3 की प्रोबेबिलिटी क्या है। भाई अगर सिंपली तुम हेड और टेल की यहां पर बात करते हो, ठीक है, x तुमने डिफाइन करा नंबर ऑफ हेड, आपने एक ही कॉइन उछाला, नंबर ऑफ हेड को डिफाइन कर रहे हैं, तो x क्या क्या वैल्यू ले सकता है, 0 और 1 ले सकता है। हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, x अगर 1 वैल्यू ले रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, और x के 0 होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये भी 1/2। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या बन गया, x, ये प्रोबेबिलिटी लिखते हैं 0 के केस में भी 1/2, 1 के केस में भी 1/2, इसको बोलते हैं हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एकदम बेसिक एग्जांपल से तुम्हें बताया है। तो जो भी रियल नंबर्स x1 x2 x3 जो पॉसिबल वैल्यूज है आपकी x की जो पॉसिबल वैल्यूज है, ये x1 x2 xn, ये सारे रियल नंबर हैं, इनके एसोसिएटेड जब प्रोबेबिलिटी आप लिखते हो तो वो कहलाती है आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जैसे कि यहां आपने ये लिख लिया, डाई के केस में 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, 4 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बच्चे क्या लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम विद ड्रॉन सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट। आप रिप्लेसमेंट करके, बेटा विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं कर रहे, रिप्लेसमेंट करके 52 कार्ड्स में से निकाल रहे हो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ एसेस। एक्स आपको कह रहा है नंबर ऑफ एसेस, ठीक है बच्चे, नंबर ऑफ एसेस कह रहा है। तो नंबर ऑफ एसेस, टोटल एसेस आपके पास है 4, टोटल एसेस है आपके पास 4 बच्चे, और आप क्या कर रहे हो, आप केवल 2 कार्ड ड्रॉ कर रहे हो। तो x क्या क्या वैल्यू ले सकता है कि एक भी एस ना आए, मैंने 2 निकाले एक भी एस नहीं आया, तो x की वैल्यू हो गई उस केस में 0। एक एस आया एक नॉन एस आया, तो x हो गया 1, और दोनों के दोनों एस आ गए, तो x वैल्यू ले रहा है बेटा 0, 1 और 2। अब इनकी एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटी लिखूं, x जब 0 ले रहा है मतलब क्या कह रहा है कि जो दोनों कार्ड हैं ये दोनों के दोनों नॉन एस हैं। प्रोबेबिलिटी निकालनी है, बोथ कार्ड्स आर नॉन एस, ठीक है, एस नहीं है। एसेस कितने होते हैं बच्चे, एसेस होते हैं 4 टोटल। ठीक है, पहला कार्ड निकाला आपने वो भी नॉन एस, दूसरा कार्ड निकाला वो भी नॉन एस। तो पहला कार्ड नॉन एस आने की, नॉन एसेस कार्ड कितने हुए, नॉन एसेस हुए 48। पहला कार्ड नॉन एस आया, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 48/52, इन्हीं 48 में से आया है। उसके साथ दूसरा कार्ड निकाला विद रिप्लेसमेंट कह रहा है, तो दूसरे की प्रोबेबिलिटी भी होगी 48/52, ये आ गई x = 0 के केस में। क्यों, बोथ कार्ड आर नॉन एस का मतलब है पहला कार्ड भी फर्स्ट नॉन एस, ठीक है, फिर प्रोबेबिलिटी सेकंड नॉन एस, और क्योंकि दोनों काम एक साथ हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, किसी बच्चे को फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में डाउट है तो 11th क्लास का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का पहला लेक्चर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग देख सकता है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हमारा प्रोबेबिलिटी में बहुत ज़्यादा यूज होता है। ये इवेंट और ये इवेंट दोनों एक साथ हो रहे हैं इसलिए मल्टीप्लाई, एक इवेंट या फिर दूसरा इवेंट हो तो उस केस में एडिशन करते हैं हम। ये आ गई x = 0 की प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी x = 1, तो क्या क्या केस हो सकता है, प्रोबेबिलिटी फर्स्ट कार्ड एस आए, सेकंड कार्ड नॉन एस आए, जो सेकंड कार्ड आया वो नॉन एस आए, या फिर दूसरा केस, और दूसरा केस क्या हो सकता है, पहला कार्ड नॉन एस आए, ठीक है, और दूसरा कार्ड आपका एस आए, सेकंड कार्ड है वो एस आए। पहला कार्ड एस आने की प्रोबेबिलिटी, एसी है 4, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 4/52। उसके साथ ही दूसरा कार्ड नॉन एस आ रहा है, तो बेटा इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई 48/52। अब या तो ये वाला काम हो रहा है या ये वाला काम। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहता है इस केस में प्लस होना चाहिए, और के केस में प्लस होता है। पहला कार्ड नॉन एस मतलब 48/52 इंटू दूसरा कार्ड एस 4/52,
क्लियर, ये बात ध्यान से समझ आई। x इक्वल टू 1 के केस में ऐसा क्यों हुआ? पहला एस हो सकता है, दूसरा नॉन एस हो सकता है, पहला नॉन एस हो सकता है, दूसरा एस हो सकता है। और जब x दो वैल्यू ले तो दोनों के दोनों बोथ एसिस, क्या कह रहे हैं, दोनों के दोनों कार्ड्स ही आपके एसिस आए, मतलब पहले की भी आने की प्रोबेबिलिटी 4/52, दूसरे की भी आने की प्रोबेबिलिटी 4/52। क्लियर, तीनों केसेस का निकाल लिया। अब आपको लिखना है बेटा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां लिखो x, ये ले सकता है वैल्यू 0, 1 और 2 ले सकता है, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x आपको लिखनी है। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ सकती है, 48/52 इंटू 48/52, ये लिख देना। इसमें दूसरे की इसकी कैलकुलेशन करके ये 1 वाली लिखना, और इसकी कैलकुलेशन करके यहां पर ये लिख देना। क्लियर है, बोलो। इस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस लिखते हैं बच्चों। ऑलराइट, नेक्स्ट, बहुत सिंपल है, रैंडम वेरिएबल मीन वगैरह निकालना बहुत ही सिंपल होने वाला है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डबलेट इन 3 थ्रोज ऑफ पेयर ऑफ डाइस। 2 डाइस लिए, पेयर ऑफ डाइस का मतलब 2 डाइस लिए आप फेंक रहे हो 3 बार। कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डबलेट निकालना है बेटा आपने, ठीक है। डबलेट क्या क्या हो सकते हैं, डबलेट्स हो सकते हैं आपके बेटा, डबलेट्स का मतलब है कि 1 1 आ जाए, 2 2 आ जाए, 3 3 आ जाए, 4 4 आ जाए दोनों पर ही, 5 5 आ जाए, 6 6 आ जाए। टोटल ये 6 डबलेट्स हो सकते हैं मेरे, ठीक है। तो x यहां पर मैंने ले लिया नंबर ऑफ डबलेट्स, x मैंने ले लिया नंबर ऑफ डबलेट्स। अच्छा बेटा, सैंपल स्पेस पेयर ऑफ डाइस है, पेयर ऑफ डाइस में सैंपल स्पेस में 36 आउटकम आएंगे, सैंपल स्पेस में इसमें 36 आउटकम्स होंगे टोटल, है ना। आपका 1 के साथ 1 आ सकता है, 1 के साथ 2 आ सकता है, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, 1 के साथ 6, ऐसे 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, 2 के साथ 5, 2 के साथ 6। तो इस तरीके से आपके 36 आउटकम हो गए। अब हम निकालते हैं डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है बच्चों, ठीक है। डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट। 36 में से ये 6 आउटकम आ जाएं तो डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी है बेटा 6/36, मतलब 1/6 प्रोबेबिलिटी है। और नॉन डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन डबलेट, ये हो जाएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट, तो 1 माइनस 1/6 मतलब 5/6। ये बात है, यहां तक तो एकदम सिंपल, ठीक है बच्चे। 6 डबलेट्स हैं, टोटल 36 आउटकम है, तो डबलेट आने के चांसेस है 1/6, डबलेट ना आने के चांसेस है 5/6, ठीक है। अब हमारे पास कितने डबलेट आ सकते हैं बेटा, आपके पास 3 थ्रो कर रहे हो, टोटल थ्रोज है 3, है ना। ऐसे मत बोलना सर 6 डबलेट आ सकते हैं, 3 थ्रोज हैं, तो हो सकता है एक भी डबलेट ना आए, हो सकता है 1 डबलेट आ जाए, हो सकता है 2 डबलेट आ जाए, हो सकता है 3 डबलेट आ जाए। क्लियर, आपके पास x जो वैल्यू ले रहा है ये 0 हो सकता है, एक भी डबलेट ना आए, 1 डबलेट आए, 2 डबलेट आए, 3 डबलेट आए, बस 3 ही थ्रो हैं बेटा, ठीक है। तीनों थ्रो में एक भी डबलेट नहीं, 1 डबलेट, 2 डबलेट, 3 डबलेट। अब बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 की। तो बेटा तीनों बार नॉन डबलेट आया, पहली बार फेंका नॉन डबलेट, फिर से नॉन डबलेट, फिर से नॉन डबलेट, और तीनों काम एक साथ हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई होगी प्रोबेबिलिटी ऑल नॉन डबलेट। तो नॉन डबलेट ऑल का मतलब यहां पर है बेटा 3, कि तीनों के तीनों नॉन डबलेट हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 5/6, नॉन डबलेट की 5/6 है, इंटू 5/6 इंटू 5/6। तीनों के केस में नॉन डबलेट आ गया 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6। अब देखो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 कि एक डबलेट आए। अब वो एक डबलेट कब आ सकता है, पहले केस में आ सकता है, पहले थ्रो में आ सकता है, दूसरे थ्रो में आ सकता है, तीसरे थ्रो में आ सकता है। तो मतलब मेरे को प्रोबेबिलिटी क्या क्या केस हो सकते हैं, पहला डबलेट, और फिर मैं डी से डबलेट को डिनोट कर रहा हूं, एन से नॉन डबलेट को, फिर नॉन डबलेट, फिर नॉन डबलेट, ये हो सकता है। और क्या हो सकता है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकालना है, पहला नॉन डबलेट आए, फिर डबलेट आए, फिर नॉन डबलेट आए,
या फिर क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटी पहली नॉन डबलेट, फिर नॉन डबलेट और फिर डबलेट आए। ये 3 केसेस होंगे। अब इसके केस में पहला डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, नॉन डबलेट की 5/6, नॉन डबलेट की 5/6। अब या तो ये होगा या ये होगा या ये होगा, मतलब क्या हो रहा है बेटा, इधर दिस और दिस और दिस। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहता है इनकी प्रोबेबिलिटी को सम करना है। प्लस पहला नॉन डबलेट 5/6, दूसरा डबलेट 1/6, तीसरा नॉन डबलेट 5/6, प्लस पहला नॉन डबलेट 5/6, फिर से नॉन डबलेट 5/6 और फिर डबलेट 1/6। ये बात समझ आ गई? ये बात समझ आई यहां पर तुम्हें? तीसरी चीज कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 कि 2 डबलेट आ जाएं। 2 डबलेट बेटा कैसे कैसे आ सकते हैं कि पहले 2 थ्रो फेंके आपने, दोनों डबलेट आ गए, तीसरा नॉन डबलेट आ गया। या फिर क्या हुआ, पहला नॉन डबलेट और फिर दोनों के दोनों डबलेट आ गए। या फिर पहला डबलेट आया, फिर नॉन डबलेट आया और फिर डबलेट आ गया। क्लियर? इधर दिस और दिस और दिस, मतलब इनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकाल के मैं सम करने वाला हूं। तो इस केस में क्या होगा, 1/6 इंटू 1/6 इंटू 5/6 प्लस नॉन डबलेट की प्रोबेबिलिटी बेटा 5/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6 प्लस नॉन डबलेट डबलेट की 1/6, नॉन डबलेट की 5/6 और डबलेट की 1/6। ये कैलकुलेशन कर लेना। तीसरा केस कि तीनों ही डबलेट आ जाएं, x इक्वल टू 3, पहला डबलेट, दूसरा डबलेट, तीसरा डबलेट, डबलेट डबलेट डबलेट, मतलब 1/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6, ये आ जाएंगी। ठीक है, यहां से तुम कैलकुलेशन कर लेना, टेबल बना देना। x प्रोबेबिलिटी ऑफ x, x क्या क्या वैल्यू ले रहा है, 0 1 2 3। ठीक है, और यहां पर ये फिल कर देना बेटा। 3 के केस में 1 इंटू 1 इंटू 1, 1/6 इंटू 6 36 इंटू 6 करोगे 216, ये आ जाएगी। 0 के केस में 5 5 5 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125/216। ऐसे ये बाकी की 2 कैलकुलेशन तुम कर देना, कैलकुलेशन का काम तुम्हारा है। ठीक है, समझ आया? बस सारा गेम इसमें था कि कैसे कैसे डबलेट और नॉन डबलेट आ सकते हैं। पूरा का पूरा गेम यहां था हमारा। क्लियर है बेटा? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। x डिनोट द नंबर ऑफ आवर्स यू स्टडी ड्यूरिंग अ रैंडमली सेलेक्टेड स्कूल डे, कि तुम स्कूल गए और तुम कितने घंटे पढ़ रहे हो, वो डिनोट कर रहा है हमारा x को। द प्रोबेबिलिटी दैट x कैन टेक वैल्यूज x, जो कैपिटल X है ये वैल्यूज ले रहा है स्मॉल x, हैज द फॉलोइंग फॉर्म। इस तरीके की प्रोबेबिलिटी, जब x 0 है तो प्रोबेबिलिटी है 0.1। ठीक है, यहां से देख के मैं टेबल बना देता हूं। ये आपका x है बेटा, ये x क्या क्या वैल्यू ले रहा है, स्मॉल x, तो x वैल्यू ले रहा है 0। इस केस में प्रोबेबिलिटी क्या बता रहा है तुम्हें, 0.1। बहुत बढ़िया। x वैल्यू अगर 1 ले तो प्रोबेबिलिटी क्या है, k इंटू एक्स, मतलब k इंटू 1, k। x वैल्यू अगर 2 ले तो प्रोबेबिलिटी क्या है, k इंटू एक्स, तो k इंटू 2, मतलब 2k। x अगर आपका वैल्यू ले रहा है 3, तो 3 के केस में प्रोबेबिलिटी क्या है, 5 - 3 2, 2k। ये लो। x अगर 4 ले रहा है, ठीक है 4, तो 5 - 4 1, तो ये आ गई k। ये तुम्हारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल तुम्हें दे दी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल दे दी। इसके अलावा बाकी सब की 0 है, तो उनको मैं लिख नहीं रहा हूं 0 अदरवाइज। ठीक है, तो या तो तुम 0 घंटे या 1 घंटे या 2 घंटे या 3 घंटे या 4 घंटे पढ़ रहे हो। अब कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ k। मैं जानता हूं बेटा इन सारी प्रोबेबिलिटीज का सम आना है 1, सारी प्रोबेबिलिटीज का p ऑफ x का सम टोटल आना है 1। तो ये मैं लिखता हूं 0.1 प्लस 2k प्लस 3k प्लस 2k प्लस k, 2 2 4 5 6 प्लस 6k इक्वल टू 1। यहां से क्या आ गया, 6k इक्वल टू 0.9, k आ गया बेटा यहां से तुम्हारा 0.15, k की वैल्यू 0.15 आ गई है।
k की वैल्यू 0.15 आते ही तुम इस टेबल को दोबारा से बना सकते हो। k की वैल्यू पुट करके बना दो, x प्रोबेबिलिटी ऑफ x, ठीक है, 0 1 2 3 4, ये तो 0.1 ही रहेगी, 1 आने की तो ये हो गई 0.15, यहां पर क्या हो गई 0.3, यहां पर क्या हो गई 0.3 और इसमें हो गई 0.15। ये लो जी, ये टेबल बन गई। अब क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू स्टडी एट लीस्ट 2 आवर्स, कि कम से कम आप 2 घंटे पढ़ो। मतलब क्या कह रहा है, या तो तुम 2 घंटे पढ़ो या 3 घंटे पढ़ो या 4 घंटे पढ़ो, इधर 2 आवर्स और 3 आवर्स और 4 आवर्स। तो मतलब आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ x क्या है, एट लीस्ट 2, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4, एटलीस्ट 2 का मतलब यही हुआ 2 घंटे पढ़ने की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.3। बहुत अच्छी बात। और में प्लस करना है बेटा, 3 घंटे पढ़ने की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.3 प्लस 4 घंटे पढ़ने की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.15। तो यहां से क्या आ गया 0.75 आ गई, ये 0.75 सम किया तो एटमोस्ट 2 आवर्स, कि ज्यादा से ज्यादा तुम 2 घंटे पढ़ो। एटमोस्ट 2 का केस x है, एटमोस्ट 2 मतलब या तो आप 0 घंटे पढ़ो या फिर आप 1 घंटे पढ़ो या फिर आप 2 घंटे पढ़ो। 0 घंटे पढ़ने की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.1 प्लस फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहता है और के केस में प्लस होना है। 1 आवर पढ़ने की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.15 प्लस 2 घंटे पढ़ने की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.3, तो 0.3 प्लस 0.4 ये आ गया 0.55। ठीक है, एग्जैक्टली 2 आवर्स की एग्जैक्टली 2 ही घंटे पढ़ो, उसकी प्रोबेबिलिटी तुम्हें दिख ही रही है 0.3। ठीक है, एग्जैक्टली 2 की प्रोबेबिलिटी तुम्हें दिख ही रही है 0.3 है। क्लियर है बेटा, एकदम सिंपल, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अब बात करता हूं मैं मीन की। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं यहां पर हमारे मीन की। तो x अगर कोई भी रैंडम वेरिएबल है बच्चों, जिसकी पॉसिबल वैल्यूज है x1 x2 x3 xn और इसकी प्रोबेबिलिटीज p1 p2 p3 n आपको दी हुई है, तो मीन को मैं डिनोट करूंगा म्यू से। ये म्यू से मीन को डिनोट होएगा और मीन का मतलब यहां पर होएगा समेशन i इक्वल टू 1 से n xi pi, मतलब कि x1 p1 प्लस x2 p2 प्लस एंड सो ऑन प्लस xn pn, ये तुम्हारा हो गया मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल। ठीक है, तो x तो वेटेड एवरेज है पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x के लिए, तो ईच वैल्यू बीइंग वेटेड बाय इट्स प्रोबेबिलिटी, तो e टू द e x इक्वल टू म्यू को ये लिख सकते हैं हम। मतलब सिंपल सी बात है कि मीन बोलें या एक्सपेक्टेशन, मीन को एक्सपेक्टेशन बोलते हैं हम एक रैंडम वेरिएबल x की, वो होगी सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x बाय देयर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x और उनकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी इंडिविजुअल निकाल के उनके प्रोडक्ट का सम करना है, ये हमारा होने वाला मीन। ठीक है, तो मीन को डिनोट करते हैं म्यू से बच्चे, और ये है xi इंटू पी आई और उनका पूरा समेशन x1 p1 प्लस x2 p2 प्लस एंड सो ऑन xn pn। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन से समझाता हूं मीन का मतलब तुम्हें। लेट अ पेयर ऑफ डाइस बी थ्रोन एंड रैंडम वेरिएबल x जो है, आप दो डाइस फेंक रहे हो, पेयर ऑफ डाइस, x डिनोट कर रहा है बेटा सम ऑफ नंबर अपीयरिंग, जो नंबर अपीयर हो रहे हैं उनका सम है। अब आप 2 डाई फेंक रहे हो बच्चे, तो मिनिमम सम क्या आ सकता है, दोनों में 1 1 आ जाए तो मतलब 2 आ गया सम। दोनों डाइस पर कम से कम 1 और 1 आ सकता है तो 2 आ गया सम, और ज्यादा से ज्यादा 6 और 6 आ सकता है, मतलब 12 आ सकता है। तो आपका x क्या क्या वैल्यू ले रहा है, 2b ले रहा है, 3b 4b 5b 6b 7b 8b 9b 10 11 और 12, ये ले रहा है आपका। ठीक है, अब एक एक की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं बेटा। पेयर ऑफ डाइस है,
टोटल आउटकम है आपके पास 36। टोटल आउटकम आप जान ही चुके हो, वो है बेटा आपके पास 36। मैं लिख नहीं रहा हूं 36 के 36 को कि 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 3 2 4 2 2 2 5 2 6, ये सारे आ जाएंगे, ऐसे ही 6 वाले तक चले जाएंगे। अब प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2, तो बेटा सम 2 कब आ सकता है? जब दोनों ही डाइस पर क्या आ जाए? 1 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 1, 1 1 आने की प्रोबेबिलिटी एक ही केस में हो सकती है भाई, वन ही एक ही केस है 1 और 1 आने का, 1/36 हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी सम आ जाए 3, तो सम बच्चे 3 कब कब आ सकता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग पहले 1 2 आ जाए या फिर 2 1 आ जाए, यही दो केस बनेंगे, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 2/36। अब सम आ जाए बेटा 4, सम 4 कब कब आ सकता है? प्रोबेबिलिटी भाई 1 के साथ 3 आए या फिर 3 के साथ 1 आए, इसके अलावा 2 के साथ 2 आ जाए तब भी सम 4 होगा, ये 3 केस होंगे, तो 3/36 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। 3 आउटकम में सम 4 है, टोटल आउटकम 36 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 5 किस किस केस में आ सकता है बेटा? 1 के साथ 4 और इसका उल्टा 4 के साथ 1, 2 के साथ 3 और इसका उल्टा 3 के साथ 2, मतलब 1 2 3 4 आउटकम हो गए, 4/36 आ गया। एक एक करके सबका निकालना ही पड़ेगा बेटा। प्रोबेबिलिटी ऑफ सम आ जाए 6, सम 6 कब कब आ सकता है बेटा? 1 के साथ 5 आए और इसका उल्टा, हर एक का उल्टा उसके साथ लिख लो, ऐसा आसान हो जाता है। 2 के साथ 4 आए और बेटा 4 के साथ 2 आए, और दोनों में 3 3 भी तो आ सकता है, 3 3 भी आ सकता है, तो 1 2 3 4 5 5 केसेस हैं, तो 5/36। ठीक है, नेक्स्ट सम बेटा 7 आ जाए, 7 कब कब सम आ सकता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1,6 और इसका उल्टा 6,1, 2 के साथ 5 आ जाए और 5 के साथ 2 आ जाए, फिर 3 के साथ 4 आ जाए और आपका 4 के साथ बेटा क्या आ जाए? 3 आ जाए। 1 2 3 4 5 6, ये 6 केसेस हो गए, तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई 6/36। नेक्स्ट देखो, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 8, 8 कब कब सम हो सकता है? 1 के साथ तो कुछ भी आए सम 8 आएगा नहीं, 1 के साथ मैक्सिमम 6 आ सकता है, वो तो 7 ही दे पाएगा, तो बेटा 2 के साथ 6 आए और इसका उल्टा, 3 के साथ 5 आए और इसका उल्टा, 4 के साथ 4 आए, ये 5 केसेस होंगे, यहां पर प्रोबेबिलिटी आ गई 5/36। ठीक है, सम 9 आने की प्रोबेबिलिटी बेटा, 9 कब कब आएगा? ना 1 के साथ 9 आएगा ना 2 के साथ आएगा, 3 के साथ 6 आए और 6 के साथ 3 आए, 4 के साथ 5 आए या 5 के साथ 4 आए, तो ये 4 केसेस हो गए, 4/36। ठीक है, 10 आने की प्रोबेबिलिटी, ना 1 के साथ 10 आएगा ना 2 के साथ ना 3 के साथ, 4 के साथ 6 आए या फिर 6 के साथ 4 आए और 5 के साथ 5 आ जाए, ये 3 केसेस होंगे, तो 3/36। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 11 सम आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा? हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है 11 आने की, तो 5 के साथ 6 आए या 6 के साथ 5 आए, यही केस होगा, तो 2/36। क्लियर? अब सम 12 आने का केस है, 12 आने के केस में प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 6 एक ही केस होगा, तो मतलब 1/36। यहां से तुम लिख लो बेटा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, x की वैल्यू और px की वैल्यू, 0 1 2, सॉरी 0 तो आई नहीं रहा, सॉरी, यहां पर आपका शुरू ही हमारा 2 से हो रहा है, मिनिमम सम 2 आ सकता है, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये टेबल आ गई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की। प्रोबेबिलिटी लिखना शुरू करो, 2 की 1/36, 3 की 2/36, इसकी 3/36, 4/36, 5/36, फिर आपकी 6/36, फिर बेटा आपकी 5/36,
4/36, 3/36, 2/36 और 1/36, ये आ गई। अब आपको कह रहा है इसका मीन निकालो, मीन या एक्सपेक्टेशन निकालो। मीन क्या होता है बेटा? xi pi का सम, मतलब 2 इंटू 1/36 2/36 हो गया, प्लस 3 इंटू 2 6/36, प्लस 4 इंटू 3 12/36, प्लस 20/36, प्लस 30/36, प्लस 42/36, प्लस 40/36, प्लस 36/36, प्लस 30/36, प्लस 22/36 और प्लस 12/36। इन सब का सम कर देना, आपका मीन का आंसर आ जाएगा। इसकी xi इंटू पी आई, तो x1 p1, x2 p2, x3 p3, x4 p4, इन सब का बेटा सम, ये आ गया आपका मीन। क्लियर है? एकदम सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब बात करते हैं वेरिएंस की बेटा। तो मीन हमें इंफॉर्मेशन ये नहीं बता पाता कि वेरिएबिलिटी कितनी है, मतलब वेरिएंस स्मॉल होगा तो हमें पता चल रहा है प्रोबेबिलिटी मीन के अराउंड ही लाई कर रही है। ठीक है, वेरिएंस अगर स्मॉल है, मैं बोल रहा हूं आपके 95% नंबर आए हैं और वेरिएशन बिल्कुल है ही नहीं, तो मतलब आपके हर एक सब्जेक्ट में 95 आए हैं। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ वेरिएंस 1 है, मतलब एक सब्जेक्ट में 96 आए तो दूसरे में 94 आए, तीसरे में 95, वो 95 आ गई। तो वेरिएंस अगर स्मॉल होता है तो मतलब रैंडम वेरिएबल की जो वैल्यू है ये सारी मीन के आसपास है। वेरिएंस बड़ा है तो मीन से बहुत दूर दूर वैल्यूज हैं। अब वेरिएंस का फॉर्मूला कैसे डिराइव करोगे, ये देखो। कोई भी आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट है, x जो वैल्यू ले रहा है x1 x2 xn, प्रोबेबिलिटी है px1 px2 pxn, ये इसकी प्रोबेबिलिटीज हैं। ठीक है, मीन हमारा म्यू से हम डिनोट करते हैं, पता चल गया है हमें। वेरिएंस ऑफ x, वेरिएंस अगर हमें x से वेरिएंस ऑफ x बताना है, जिसको हम लिखते हैं वेरिएंस ऑफ x या फिर ऐसे सिग्मा x का स्क्वायर, इस तरीके से। तो ये होता है बच्चों, ये होता है i इक्वल टू 1 से लेके xi माइनस म्यू का स्क्वायर इंटू पी एक्स आई, मतलब x1 माइनस म्यू का स्क्वायर इंटू पी x1 प्लस x2 माइनस म्यू का स्क्वायर इंटू पी x2, इस तरीके से। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि मीन ऑफ x माइनस म्यू का स्क्वायर, है ना। ये देखने में क्या आ गया, x माइनस म्यू के स्क्वायर का मीन है ना। ये आपका मीन जब होता है तो वो क्या होता है, मीन जो म्यू होता है हमारा, इसको हम बोल सकते हैं i इक्वल टू 1 से लेके n xi pxi, ये हम लिखते हैं म्यू को, या फिर आप बोलो ex को। ऐसे ही ई एक्स माइनस म्यू अगर मैं लिखूंगा तो यहां क्या आ जाएगा, xi माइनस म्यू और इंटू पी एक्स आई। ठीक है, यहीं से स्टैंडर्ड फॉर्म वेरिएशन का फॉर्मूला भी डिराइव हो जाता है। अगर इस स्क्वायर रूट को हटा के इधर ले आओ, इस स्क्वायर रूट को इधर ले आओ अगर तुम, ठीक है, मतलब वेरिएंस जो आया उसका स्क्वायर रूट वो हो जाता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, इस पूरे का अगर आप अंडर रूट करते हो तो वो आ जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा, इस फॉर्मूला से अब मैं एक और फॉर्मूला डिराइव करता हूं वेरिएंस का, ध्यान से देखना बच्चों। वेरिएंस ऑफ एक्स को हमने लिखा i इक्वल टू 1 से n xi माइनस म्यू इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ xi। अब बेटा मैं ये खोल दूं, ये होल स्क्वायर को खोला तो ये बन गया xi स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर माइनस 2 म्यू xi इंटू पी एक्स आई। अब मैं तीनों टर्मिनोलॉजी को अलग अलग लिख देता हूं, xi स्क्वायर इंटू पी एक्स आई, म्यू स्क्वायर इंटू पी एक्स आई माइनस 2 म्यू xi इंटू पी एक्स आई, तीनों का इंडिविजुअल समेशन है। अब इस समेशन में म्यू की वैल्यू तो वेरी कर नहीं रही, तो म्यू को बाहर लिख लिया, ये म्यू स्क्वायर बाहर आ गया, ये 2 म्यू बाहर आ गया। क्लियर, यहां से आपका आ गया xi स्क्वायर पी एक्स आई प्लस म्यू स्क्वायर। क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी का सम तो 1 आना है, ये केवल प्रोबेबिलिटी का सम बचा, ये तो ये 1 हो गया। और xi pxi ये आपका हो गया बेटा म्यू, तो यहां पर 2 म्यू इंटू म्यू ये बन गया 2 म्यू का स्क्वायर। ठीक है, तो मतलब यहां से क्या आ गया, मैं दोनों जगह से देखूं तो xi का स्क्वायर pxi माइनस म्यू स्क्वायर माइनस 2 म्यू स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर हो गया।
अच्छा, म्यू स्क्वायर की जगह ये लिख दो तुम i इक्वल टू 1 से n xi pxi का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये बन गया e ऑफ x का स्क्वायर। e ऑफ x का स्क्वायर ये क्या है, e ऑफ x इसका होल स्क्वायर। तो आपके पास वेरिएंस का फॉर्मूला बन गया, वेरिएंस ऑफ x बन गया e ऑफ x का स्क्वायर माइनस e ऑफ x का होल स्क्वायर। ये आप अच्छे से बेटा याद रखना। दिस इज नथिंग बट मीन जब xi का स्क्वायर ले रहा हूं तो e ऑफ x स्क्वायर, ऐसे ये e ऑफ x का होल स्क्वायर। इसी फॉर्मूला का यूज करते हम वेरिएंस निकालते हैं बेटा। ये पूरा का पूरा डेरिवेशन तुम्हें समझ आ गया, रिजल्ट तुम्हें याद रखना है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। क्लियर? नेक्स्ट देखो, फाइंड द वेरिएंस ऑफ नंबर ऑब्टेन्ड ऑन अ थ्रो ऑफ अनबायस्ड डाई। आपने एक डाई फेंका तो सैंपल स्पेस में क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 ये आ सकता है बेटा। हर एक की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 आने की भी, 2 आने की भी, 3 आने की भी, हर एक की प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, भाई अनबायस्ड डाई है तो सबकी प्रोबेबिलिटी इक्वल है, आपको पता ही है यहाँ पर। ठीक है, इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 क्या हो गई, ये सबकी सब प्रोबेबिलिटी है 1/6। ठीक है, तो मैं यहां से अगर टेबल बनाऊं x तुम्हारा और प्रोबेबिलिटी ऑफ x, x 1 आने का 1/6, 2 आने का 1/6, 3 आने का 1/6, 4 आने का 1/6, 5 आने का भी 1/6 और 6 आने का भी 1/6। ये बन गई मेरी प्रोबेबिलिटी की डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब ये कह रहा है आपको मीन निकालते हैं, पहले तो हम इसका वेरिएंस निकालने को बोल रहे हैं। तो e ऑफ x क्या होता है हमारा, म्यू, मीन। मीन क्या होता है, 1 इंटू 1/6 मतलब 1/6 प्लस 2 इंटू 1/6 2/6 प्लस 3 इंटू 1/6 3/6 प्लस 4 इंटू 1/6 4/6 प्लस 5 इंटू 1/6 5/6 प्लस 6 इंटू 1/6 6/6। तो यहाँ पर 6 और 5 11 4 15 3 18 2 20 और 1 21 21/6 आ गया आपका। ये आ गया बेटा आपका मीन। ठीक है, अब आपको कह रहा है वेरिएंस निकालो। तो वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस ऑफ x होता है आपका e ऑफ x का स्क्वायर माइनस e ऑफ x का होल स्क्वायर। तो e ऑफ x तो आपने निकाल लिया, e ऑफ x स्क्वायर भी निकाल लेता हूं मैं। e ऑफ x स्क्वायर निकालूंगा बेटा तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर इंटू 1/6, 1 का स्क्वायर होता है 1/6 प्लस 2 का स्क्वायर 4 इंटू 1/6 4/6 प्लस 3 का स्क्वायर 9/6 प्लस 4 का स्क्वायर 16/6 प्लस 5 का स्क्वायर 25/6। भाई सारे एक्साइज का ही तो स्क्वायर करना है, प्लस इसका 6 का स्क्वायर 36/6। ये आ गया। इनका अगर तुम अब सम निकालोगे तो यहां से सम क्या आ जाएगा, 6 4 और 1 5 5 और 9 14 14 और 10 24 और 6 30 30 20 50 55 55 30 50 91/6 आ गया ये। ठीक है, कैलकुलेशन कर दी मैंने तुम्हारे लिए, 91/6 आ गया। अब वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस x का निकालने के लिए e ऑफ x स्क्वायर मतलब 91/6 माइनस e ऑफ x का होल स्क्वायर तो माइनस 21/6 का होल स्क्वायर। ये कैलकुलेशन कर देना बेटा, आपका वेरिएंस आ जाएगा। क्लियर है, एकदम सिंपल था। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2 कार्ड्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट आप कार्ड्स निकाल रहे हो फ्रॉम अ वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड। मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। एक्स आपका है नंबर ऑफ किंग। ठीक है, एक्स अगर नंबर ऑफ किंग है तो एक्स वैल्यू क्या क्या ले सकता है, एक्स आपका 0 ले सकता है, एक भी किंग ना आए, एक किंग आ जाए या दोनों किंग आ जाए। ठीक है, यही केस होगा आपके पास। तो किंग आपके पास है 4, नॉन किंग है आपके पास 48, नॉन किंग है 48। अब पहला केस प्रोबेबिलिटी ऑफ x 0 आने का केस, मतलब क्या हो रहा है, दोनों के दोनों नॉन किंग आ जाए। दोनों पत्ते आप इन 48 में से चूज कर रहे हो, 48c2 अपॉन 52c2। ठीक है, दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, एक किंग और एक नॉन किंग। किंग आने का केस है 4c1, 4 में से एक, इनटू उसके साथ बेटा दूसरा पत्ता भी तो ड्रॉ कर रहे हैं, 48c1 अपॉन 52
C2। तीसरा केस कह रहा है प्रोबेबिलिटी दोनों के दोनों किंग आ जाएं, मतलब आप दोनों ही पत्ते इन 4 में से चूज कर रहे हो, अपॉन 52 C2। ये आ गई आपके पास, ठीक है, प्रोबेबिलिटीज आ गई। टेबल बना लो, x और प्रोबेबिलिटी। x क्या क्या वैल्यू ले रहा है, 0, 1 और 2, ठीक है। 0 के केस में 48 C2 अपॉन 52 C2। इसका मैं तुम्हें डायरेक्ट बता देता हूं, ये वैल्यू अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो 188 अपॉन 221 आएगी। इसकी वैल्यू अगर कैलकुलेट करोगे तो बेटा तुम्हारे पास आएगी 32 अपॉन 221, और इस केस में तुम्हारे पास वैल्यू आएगी 1 अपॉन 221। तो ये सारे यहाँ पर वैल्यू लिख लो, 188 अपॉन 221, 1 के केस में आ गई 32 अपॉन 221 और 1 अपॉन 221। मीन निकालना है, म्यू निकालना है, 0 इंटू ये, तो ये तो खत्म हो गया, प्लस 1 इंटू तो 32 अपॉन 221 प्लस 2 इंटू तो 2 अपॉन 221। यहां से आ गई 34 अपॉन 221, ये आ गई। ये आ गया आपका मीन। वेरिएंस के लिए चाहिए ई ऑफ एक्स स्क्वायर भी तो चाहिए, तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर निकालने जाओगे, 0 का स्क्वायर 0, वो तो खत्म, 1 का स्क्वायर ये आ गया 32 अपॉन 221 प्लस 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 221, यहां से आ गया 36 अपॉन 221। अब निकालना वेरिएंस। वेरिएंस क्या होता है, ई ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब 36 अपॉन 221 माइनस इसका होल स्क्वायर 34 अपॉन 221 का होल स्क्वायर, और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने जाओगे तो बेटा इसका अंडर रूट कर देना, 36 अपॉन 221 इसको कैलकुलेट करके और इसका अंडर रूट कर देना, ये तुम्हारा आ जाएगा यहाँ पर, क्या आएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। बहुत आसान था, कैलकुलेटिव है थोड़ा सा, बट बहुत आसान है, बट बहुत काम का भी है। तो अच्छे से पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, प्रिपरेशन के लिए ऑल द बेस्ट। अड्डा 24/7 स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी सारी वीडियोस को देखें, आपकी पूरी प्रिपरेशन की जिम्मेदारी हमने ली हुई है। थैंक यू बेटा, जय हिंद, जय भारत।